पूरे रीजन के अंदर लोग आज देखने आते थे। हबीब बैंक प्लाजा। हाँ जी, हबीब बैंक प्लाजा इंडिया में भी नहीं थी इतनी बड़ी बिल्डिंग बांग्लादेश, इंडिया, ये पूरे साउथ ईस्ट में कहीं नहीं थी। इकोनॉमी को जिस तरह हमारा प्राइवेट सेक्टर चला रहा था वही था ना। उसके बाद हमने जो नेशनलाइजेशन करके जो अपना, भुट्टो साहब ने, जी हाँ बिल्कुल, उसके बाद तो पाकिस्तान तरक्की कर ही नहीं सका। कराची के साथ जो हमने हाल किया, उसकी जो लॉ एंड ऑर्डर को खराब किया, इनके जो माशी हालात को खराब किया, सोशलिज्म उस पूरे दौर की एक सियासी तहरीक थी। पब्लिक सेक्टर को जिस तरह परफॉर्म करना चाहिए था ना, उसने परफॉर्म नहीं किया। उस जमाने में आपकी जितनी भी रीजनल मीटिंग्स होती थी वो पाकिस्तान में होती थी, रीजनल ऑफिसेस पाकिस्तान में थे, कराची था और बैरूत। दुबई तो सब मौजूद ही नहीं था ना। दुबई तो एक स्मगलिंग पोर्ट था छोटा सा, उसमें कश्तियां जाती थी, स्मगलिंग का सामान आगे पीछे होता था, दैट्स इट। उससे ज्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं थी। बैरूत को तो बर्बाद किया इसराइल ने, कराची को हमने कर दिया। मिडिल ईस्ट से स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते थे, यूनिवर्सिटियां भरी रहती थी अरब स्टूडेंट से। 80s के बाद जो लिसानी फसादात के बाद तालीम का भी बहुत बुरा हाल हुआ। कराची के अंदर जब पाबंदियां लगाई तो यहाँ पे इस कैसीनो नहीं होंगे और बार्स वगैरह नहीं होंगी, तो इसके बाद से फॉरेनर्स का आना कम हो गया। फिर हमने 79 में हमने अफगान जहाद में चले गए। अफगान जहाद की वजह से यहाँ पे हेरोइन और क्लैशनकोफ आ गई। तरक्की क्यों नहीं कर सका? आप कह रहे हैं 70 साल, 71 में थे, 71 में चीन से लोग कराची की तरक्की देखने आते थे जी। उस जमाने में मुझे किसी ने बताया कि चीनी ने 70 में कहा था कि कराची में एसी है और शंघाई में कोई एसी नहीं है। ये 70 में कोई चीनी आया, उसने उससे बात की थी, उन साहब ने मुझे बताया कि ये वाकया जो है, एयरलाइन नहीं थी उनके पास, एयरलाइन नहीं थी। पीआईए के जहाज से उनकी पहला जो जहाज वहां पे लैंड किया किसी एयरलाइन का, वो पीआईए का था। उनका बाहर की दुनिया से कोई राब्ता ही नहीं था 70s तक। तो बाद में उन्होंने जाके 80s 90s में जाके उन्होंने अपना एक चेंज किया इकोनॉमिक मॉडल। इतनी बड़ी बिल्डिंग कह रहे हैं हबीब बैंक प्लाजा, इतनी बड़ी कोई बिल्डिंग वहां पे नहीं जी। ये काफी इस पूरे रीजन के अंदर लोग आज देखने आते थे। हबीब बैंक प्लाजा। हाँ जी, हबीब बैंक प्लाजा इंडिया में भी नहीं थी इतनी बड़ी बिल्डिंग बांग्लादेश, इंडिया, ये पूरे साउथ ईस्ट में कहीं नहीं थी। अच्छा, और किसका ये पूरा इसमें गल्फ में नहीं थी। ये किसका भी? ये दुबई किसी में नहीं थी। तो ये नहीं विजन, ये आपका उस वक्त समझे एक इकोनॉमी को जिस तरह हमारा प्राइवेट सेक्टर चला रहा था वही था ना। उसके बाद हमने जो नेशनलाइजेशन करके जो अपना, भुट्टो साहब ने, जी हाँ बिल्कुल, उसके साथ हमने फिर उसके बाद तो पाकिस्तान तरक्की कर ही नहीं सका ना। और उसके बाद फिर ये हुआ कि कराची भी उसके अंदर रोल अपना प्ले करता रहा। सारा जो सेंटर था आपका इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल, वो कराची था। फिर उसके बाद कराची के साथ जो हमने हाल किया, उसकी जो लॉ एंड ऑर्डर को खराब किया, इनके जो माशी हालात को खराब किया, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान ने नीचे आना शुरू करते। पाकिस्तान बहुत तेजी के साथ ऊपर जा रहा था जी। जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो है वो नेशनलाइजेशन की, निजी इदारों को जो है वो सरकारी तहवील में लिया। ये वो पहला स्टेप था जहां पाकिस्तान की तरक्की के आगे बैरियर लगा, माशी तरक्की का माशी तरक्की। बिल्कुल। फिर जब बर्बादी की दास्तान शुरू होती है, उसका पहला बाब जो है वो ये था। अगर पाकिस्तान की बर्बादी पर किताब लिखी जाए तो उसका पहला बाब जो होगा वो भुट्टो साहब की तरफ से जिन्होंने उसको नेशनलाइज किया वो होगा। देखिए, मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो आप सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो शायद ना करूं, क्योंकि उस जमाने में ये एक कल्चर था, ये समझे एक वेव थी पूरे खत्ते में। चीन में भी थी, सोशलिज्म की थी। चीन तो खैर कम्युनिस्ट थी। और लेकिन फिर इस वक्त आपको बांग्लादेश में, इसमें देखें श्रीलंका में और इंडिया में सोशलिज्म उस पूरे दौर की एक, जिसको कहना चाहिए, सियासी तहरीक थी। तो उस तहरीक के साथ भुट्टो साहब ने भी एक अपना उनकी पीपल्स पार्टी का था विजन। लेकिन हुआ ये कि हमने फिर जब अब पब्लिक सेक्टर के अंदर जो चली गई बहुत सारे सेक्टर्स, बैंकिंग सेक्टर चला गया, इंजीनियरिंग सेक्टर चला गया। पब्लिक सेक्टर को जिस तरह परफॉर्म करना चाहिए था ना, वो उसने परफॉर्म नहीं किया। आप चाइना को देखें, चाइना में इस वक्त मोस्टली जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो आपको पब्लिक सेक्टर में आज भी मिलती हैं। लेकिन उसको चलाने के लिए उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जिसमें जो मेरिट बेस्ड है, जो अकाउंटेबिलिटी है और जो ठीक उसकी सही उसकी जो है मॉनिटरिंग होती है। हमारे यहाँ ये हुआ कि उसको भी एक रिश्वत का और एक करप्शन का गढ़ बना दिया गया जो हमारे पब्लिक सेक्टर के इदारे थे, जिसकी वजह से फिर अब हम दोबारा प्राइवेटाइजेशन की तरफ गए। तो उस ज़माने के सियासी जो हालात थे उसके मुताबिक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि आपका जो प्राइवेट सेक्टर है उसका इन्वेस्टर का फिर मुल्क के ऊपर जो है ना एतबार ख़त्म हो गया कि इस मुल्क के अंदर कभी भी मुझसे मेरा पैसा, मेरी फैक्ट्रियाँ वापस लिए जा सकती हैं। भुट्टो साहब के जी। तो ये वही सर, ये लीडर जो होता है वो तो अपनी बसीरत से और फेम से पहचाना जाता है ना, वो 50 साल आगे देखता है। तो भुट्टो साहब अगर सोशलिज्म की लहर थी तो वो एक जज्बाती नारे में ही बह गए ना, कह सकते हैं आप। ये कि वो एक वो था कि उन्होंने, उसकी वजह से वो पॉपुलर भी हुए कि उन्होंने फिर वो जो हाँ एक फर्द पॉपुलर हुआ लेकिन कौम जो है जमीन बोस हो गई। वो एक पॉपुलिस्ट नारा था उस जमाने का, जिसके ऊपर
डेफिनेटली चली और पार्टी कामयाब भी हुई पॉलिटिकली, लेकिन वही है कि फिर हमने वो जो हमारी ग्रोथ थी वो हमारी रुक गई। पाकिस्तान की तबाही पे बात करते, तरक्की पे पहले बात करते। जो अभी आप नक्शा खींच रहे थे कि पाकिस्तान तरक्की में इस खित्ते में सबकी जो है लीड कर रहा था, उस वक्त के तो थोड़े हालात अगर आप बताएं कि क्या सूरत हाल थी, चीन कहाँ खड़ा हुआ था, यूरोपीय ममालिक कहाँ खड़े हुए थे, आपका भारत कहाँ खड़ा हुआ था? मैंने भी उतनी तारीफ पढ़ी है जितनी आपने पढ़ी है, मैं उस जमाने में भी बचा ही था। लेकिन बात यह है कि जो हम देखते हैं कि उस ज़माने में आपकी जितनी भी रीजनल मीटिंग्स होती थी वो पाकिस्तान में होती थी, रीजनल ऑफिसेस पाकिस्तान में थे। पाकिस्तान था और कराची था और बैरूत था। कराची था और बैरूत था, जी, ये दो रीजन। दुबई तो सब मौजूद ही नहीं था ना, दुबई तो एक स्मगलिंग पोर्ट था छोटा सा, उसमें कश्तियाँ जाती थी, स्मगलिंग का सामान आगे पीछे होता था, दैट्स इट। उससे ज़्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं थी। जो रीजनल बिजनेस होता था वो कराची में था, पूरे खत्ते का यहाँ पे इनकी ऑफिसेज होती थी। और इसी तरह जिस तरह आजकल दुबई में होता है ना, तो इट वाज लाइक दुबई। हमने फिर ये किया कि बैरूत को तो बर्बाद किया इसराइल ने, कराची को हमने कर दिया, तो दुबई के फिर वो लॉटरी निकल रहा है, दुबई को फिर रीजन बन गया। हालांकि दुबई का जो मौसम है या जो उधर के हालात हैं, ओनरशिप वगैरह तो अब उन्होंने शुरू किए, पहले तो आपको किसी ना किसी को साथ मिलाना पड़ता था, तो बहुत सारे उधर इश्यूज थे। उसके बावजूद देखें कितना उसने तरक्की, क्योंकि सही पॉलिसीज़ के साथ उन्होंने चला, एक विजन के साथ उनकी लीडरशिप ने उसको चलाया। हम जो एक चलता फिरता एक जिसको कहना फलता फूलता कराची था, उसको हमने इग्नोर करना शुरू कर दिया और इस हद तक किया कि फिर अब आज ये हालात देख लें कि अब कोई भी इधर इन्वेस्टमेंट नहीं करता। जो कराची के लोग हैं बाहर ले आ रहे। बर्बादी से पाकिस्तान की बर्बादी हुई, लेकिन अगर कराची बर्बाद नहीं होता तो पाकिस्तान का यशन नहीं होता। मैं आपको बताऊं कि 70s तक 80s तक भी कराची के अंदर पूरे पाकिस्तान से लोग आगे इन्वेस्ट करते थे। चिन्योटी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं किसी एक का नाम लूंगा तो, लेकिन बहुत सारे बिजनेसमैन यहाँ पे थे जिन्होंने अपने इधर बिजनेसेस सेट किए। पोर्ट की वजह से, पोर्ट की वजह से डेफिनेटली पोर्ट का बड़ा एडवांटेज था। फिर इधर सारा फाइनेंशियल सिस्टम सारा इधर था, इधर सारा बिजनेस, दूसरे एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स यहीं थे, तो बिजनेस सारा यहीं चलता था। तो किसी के लिए भी एक कमर्शियल सेंटर के अंदर आके करना, तो बहुत सारे पंजाब से भी लोग आके इन्वेस्ट करते थे यहाँ पे बाकी मुल्कों से भी लोग आके इन्वेस्ट करते थे। बहुत सारी हमारे पास मल्टीनेशनल्स थी जो यहाँ पे इनके बिजनेसेस थे। लेकिन हुआ ये कि हम, और आप ये देखें कि जो कराची इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन उस वक्त नेशनलाइजेशन से पहले कराची वाहिद शहर था जहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी बिजली फराहम कर रही थी। तो इस साइट जो था इंडस्ट्रियल एरिया, फर्स्ट इंडस्ट्रियल एरिया इन पाकिस्तान साइट था, जिसमें कई दिहाइयों के बाद जाके सुंदर स्टेट पहला बना पंजाब में। तो ये जो कराची की तरक्की में दूसरे इलाकों से तकरीबन 20-30 साल आगे था, इस पूरे खत्ते की तरक्की। जी, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान में भी कोई इलाका कराची के करीब भी नहीं था, और जो हमारे दोस्त होते थे लाहौर में, पिंडी, वो कराची आते थे, देखते थे और इससे मुतासिर होते थे कि जिस तरह के ट्रैफिक मैनेजमेंट था, सड़कें थी, जिस तरह के इधर इंडस्ट्रियल एरियाज थे। ये बात सही है कि पंजाब से लोग यहाँ रोशनियां देखने आते। ये तो रोशनियों का शहर कहा जाता है ना इसको, और था भी इसमें कराची में जिस तरह का। और न सिर्फ ये कि पंजाब से आप पूरा जो है आपका मिडल ईस्ट से स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते थे, आपकी यूनिवर्सिटियाँ भरी रहती थी अरब स्टूडेंट से, और तालीमी मेयार भी बहुत तालीम मेयार भी अच्छा था 70s तक। जब तक हमने 80s के बाद जो लिसानी फसादात के बाद तालीम का भी बहुत बुरा हाल हुआ, लेकिन उससे पहले तक तालीम इतनी अच्छी थी कि ये सारे गल्फ से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। आपको कराची की सड़कों के ऊपर ये बहरीन की और कतर की और इन गाड़ियों की नंबर प्लेटें वाली गाड़ियों में स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन यहाँ पे घूमते फिरते नजर आते थे। यहाँ बिजनेस भी होता था उनका और यहाँ पे इनकी तालीम भी होती थी, इवन इलाज के लिए भी यहाँ आते थे। तालीम के लिए, इलाज के लिए, रोजगार के लिए, कारोबार के लिए, कारोबार के लिए और तफरी के लिए जी, लोग दुनिया भर से कराची में आते थे। और किस सन तक? और ये आपको 70s तक। उसके बाद 2-3 चीजें साथ साथ होती हैं कराची। तो इसका मतलब है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई इसमें। उसके आगे भी हुए, ये दास्तान है ना, उससे आगे भी। यहाँ तो एक तो आपका जो नेशनलाइजेशन की वजह से जो प्रॉब्लम हुआ, लेकिन इसके बाद भी कराची किसी ना किसी हद तक चल रहा था, उस तरह उसको झटका नहीं लगा था। फिर 77 में उन्होंने पाबंदियां लगा दी कि जी यहाँ पे जो है ना इस्लामी निज़ाम होगा। ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा, मैं इसको आपकी बात को एक सवाल से जोड़ता हूं। तो इसको फिर उन्होंने जो है पाबंदियां लगा दी। उससे फिर वो कि फॉरेनर जो था वो इधर आके डिफिकल्टी फील होता था कि मैं ऐसा कहाँ रहूँगा। इसके बाद
फिर ये हुआ कि हमारे यहाँ बुशरा जैदी केस हुआ 86 में। सर मैं बुशरा जैदी बात पहले इस पे, ये आपने सर बड़ा एक अहम नुक्ता उठाया, ये पाबंदियों वाला। एक कहा जाता है कि जो माशी पॉलिसियाँ थी वो अपनी जगह, लेकिन जो पाकिस्तान का डिज़ास्टर था वो तो पाकिस्तान ने दुनिया के साथ जो सकाफती तौर पे अपने आप को बुलंद नहीं किया, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी पाबंदियां लगाई मज़हब के नाम पर जो दुनिया के किसी भी या अक्सरियत इस्लामी मुल्कों में नहीं थी। आपको तुर्की में नहीं मिलेंगी, दुबई में नहीं मिलेंगी, मलेशिया में नहीं मिलेंगी, आपको इंडोनेशिया में नहीं मिलेंगी, लेकिन वो यहाँ पे जो है वो लगा दी गई। उससे भी जो एक तो आपकी गैर मुल्की जो टूरिस्ट है उसकी आमद रुकी, और जो तरक्की का पहिया था वो चलना बंद हो गया। तो आप भी समझते हैं। हाँ, एक इसको और कह लें आगे, एक सवाल का दूसरा पार्ट, भुट्टो साहब ने कैसीनो बनाना चाहते थे, वो नहीं बना। कहा जाता है वो कैसीनो बन जाता तो दुबई शायद दुबई नहीं बन पाता। जी हाँ, दुबई तो बहुत बाद में आया ना। दुबई तो जो हमारा कराची से तो कोई कंपैरिजन ही इसका नहीं था। दुबई तो बहुत बाद में मैदान में आया, समझे 80-90s में जाके ये मैदान में आया। ये 70s 80s तक तो हमारे मुकाबले में इधर कोई मुल्क शहर नहीं था। जैसे मैंने कहा बैरूत था, लेकिन बैरूत में मसले शुरू हो गए थे फ़लस्तीनियों की वजह से, उधर इसराइल ने उधर बमबारियां वगैरह शुरू कर दी थी। लेकिन जो कराची के अंदर जो इशू आया वो यही आया कि जी जब पाबंदियां लगाई कि जी अब यहाँ पे इस कैसीनो नहीं होंगे और दूसरा वो नहीं होंगे, बार्स वगैरह नहीं होंगी, तो इसके बाद से इधर फॉरेनर्स का आना कम हो गया। उनका आना कम हुआ। उसके बाद फिर हमने 79 में हमने अफगान जहाद में चले गए। अफगान जहाद की वजह से यहाँ पे हेरोइन और क्लाशनकोफ आ गई। जहाँ पे पहले कराची के अंदर एक चाकू खुलता था तो पूरा मोहल्ला खाली हो जाता था। इतना लोग अमन पसंद थे और गन्स नहीं होती थी, असला लोगों के पास नहीं होता था। अब यह है कि बच्चे बच्चे के पास TTS असला आ गया। तो वो एक फिर दौर जो असला आने का हुआ अफगान वॉर की वजह से, उसने भी कराची को बहुत खराब किया। सही। उस वक्त शंघाई और बीजिंग की क्या पोजीशन थी? उस वक्त शंघाई बीजिंग बिल्कुल ही एक डल किस्म की जगह थी। बीजिंग तो एक बहुत पुराना शहर है, और बीजिंग के तो आप महलात वगैरह ये वो मतलब जिस वगैरह उसकी कल्चर बहुत पुराना है। चाइनीज सिविलाइजेशन तो बहुत पुरानी है। हाँ। तो उनके बादशाहों के महल और इलाके वगैरह तो बड़े अच्छे बने हुए थे शुरू से ही बीजिंग के। लेकिन शंघाई वगैरह जो इस वक्त आपको नजर आता उस तरह नहीं था। शंघाई एक जिसको कहना चाहिए कनेक्टेड था विथ मकाओ और हांगकांग के साथ, और उनके लिए चीज़ें बना बना के भेजता था। तो बहुत कम पैमाने पे उसकी ट्रेडिंग थी। सर ये बात सही है, लोग कहते हैं कि चीनी भी तरक्की सीखने के लिए कराची आते थे। देखिए ये तो थोड़ी सी एग्जेजरेशन की बात है, क्योंकि चाइनीज हमेशा टेक्नोलॉजी में अच्छे रहे और डिसिप्लिन में अच्छे रहे, जिसका आज भी उनको फ़ायदा हो रहा है कि डिसिप्लिन और उनको टेक्नोलॉजी में हमसे काफ़ी हमेशा से ही आगे थे। तो ये कहना तो गलत है कि, लेकिन ये कि जिस तरह का हमने शहरों की डेवलपमेंट और जिस तरह किया, कराची को जिस तरह हमने एक्सपेंड किया, यहाँ पे जिस तरह होटलिंग वगैरह ये सारी फैसिलिटीज़ थी टूरिज्म की, वो उस जमाने में नहीं होती थी चाइना में। अब सर जो लोग क्लिफ्टन और डिफेंस में, चले आप नॉर्थ कराची या औरंगी वाले को छोड़ दें, जो डिफेंस और क्लिफ्टन में भी जो लोग रहते हैं वो समंदर देखने के लिए जो है वो बैंकॉक जाते हैं, वो इस्तांबुल जाते हैं। लेकिन आपकी इस अपनी जो चंद कदम के फासले पे जो साहिली पट्टी है, अगर आप आज के नौजवानों से पूछे तो उनकी अक्सरियत वहाँ जाना भी नहीं चाहती। इसको प्रॉपर्ली प्लान ही नहीं किया हमने। यहाँ से आप देखें ना कि वो शुरू होती है ये शराफी गोट से जो फिशिंग विलेज है, इसके बाद से फिर डिफेंस शुरू हो जाता है। फिर आप आगे जाएं तो केमाड़ी है, मनोड़ा है और सेंसपेट और हॉक्स पे, फ्रेंच बीच, आगे तक आप जाएं तो बहुत बड़ी है पूरी पट्टी है, जिसको मेरा ख्याल है 25-30 किलोमीटर की होगी। तो ये 20-25 किलोमीटर की अगर पट्टी को अगर हम प्रॉपर्ली प्लान करके काम करें इसके ऊपर, तो ये न सिर्फ कराची वालों के लिए बल्कि फॉरेनर्स के लिए भी एक अच्छी जगह बन सकती है, रिजॉर्ट्स बन सकते हैं, चीज़ें बन सकती हैं। लेकिन जो सूरत हाल है अब तो प्लान करने का भी फायदा, शायद ये यहाँ की मुकामी आ जाए तो बड़ी बात है, फॉरेनर। हाँ, लेकिन प्लान तो करना चाहिए ना जी, शहर की प्लानिंग में तो एक पार्ट होना चाहिए। प्रॉब्लम यही है कि कराची में कोई मास्टर प्लान उस तरह का नहीं है कि जिसको हम कहें कि प्रोग्रेसिव व फ्यूचरिस्टिक मास्टर प्लान है।